आ जाओ बच्चों, हम लोग डिबेंचर की कुछ एंट्रीज देख रहे थे, आपको अगर याद आ रहा है तो दोबारा 2-3 बार करेंगे इसको। डिबेंचर की एंट्रीज देख रहे थे हम लोग, याद आ रहा है क्या कुछ? डिबेंचर का जो डिस्काउंट है, डिबेंचर इशू करते समय जो डिस्काउंट हम लोग देते हैं, उस डिस्काउंट को हमें राइट ऑफ करना है। आज थोड़ा सा डिटेल में बता दो। अच्छा, राइट ऑफ क्यों करते हैं, क्या होता है राइट ऑफ करना, नहीं किया तो क्या होगा, सारी चीजें देखते हैं और वो सारी एंट्रीज बेसिक से समझते हैं एक बार, है ना। लर्न नहीं करना है बेटा कुछ भी। यस 9:31। हाँ, अब जो भी लेट आएगा 1 मिनट रुक। जो बच्चा लेट आया 20 रुपए कलेक्ट करना है। कैश नहीं है तो जीपे, फोन पे, पेटीएम, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं अपने पास। एक स्कैन कोड ला करके रख देना अपने ऑफिस का, जो भी आया लेट तो उसमें स्कैन करके, ठीक है ना। और हाँ, ये पैसों का क्या करना है, मेलो मैडम 20 रुपए रोहित को दो। आज फर्स्ट डे इसलिए मैं छोड़ रहा हूं, कल से ध्यान रखना। अब सुनो मेरी, रुको रुको, क्या नाम है बेटा आपका? आपका नाम क्या है, इसका नाम, ये बच्ची का सबसे पहला 20 का नोट जो है, भूमि। थैंक यू सो मच, जय श्री राम। हाँ कुठे 20-20 रुपए लेट आए तो चलो रोहित के पास, रोहित के पास, रोहित कलेक्ट करके रख। कितने हो गए? 80 रुपए। आपको मालूम था ना पर लेट आए तो भाई ने। देख भाई, एक बार का दे दे, बाकी अपन डिस्कस करते। अब एक बच्ची ने दे दिया तो क्या सबके साथ ही मुझे। एक काम करते, नहीं तो आज फर्स्ट डे, मेरी बात सुनो, कल से हम लोग स्टार्ट करते। आज फर्स्ट डे ना, चलो ठीक है, सभी से 80 रुपए इकट्ठा हो गए अभी तक, ठीक है। मुझे तो इस चीज का डर लग रहा है, मैं किस दिन लेट हो गया ना तो मेरा सीधा हो जाएगा 1000 रुपए से। रोहित कितने इकट्ठा हो गया आज? 80 ना। एक डब्बा ला करके यहां पे रख देना। क्या बोले यार, मेरे को, मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम लिया, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है यार। आ जाओ, बट कल से लेट मत आओ। ये तो तुम लोग मेरे पे भी रहम नहीं करोगे क्या, मैं कोई दिन लेट हो गया तो? ओ हेलो हेलो, आज फर्स्ट डे है, आज फर्स्ट डे आपका। फिर कल आए थे क्या? तो आपको पता था कि लेट हुआ तो फाइन है? हाँ पता था क्या? हाँ फोन पे। चलो देखो जरा ध्यान देना, 20 रुपए अगर ज्यादा लग रहे तो मैं 10 कर सकता हूं। 20 ठीक है। 20 में क्या ही आता है, 20 में क्या ही आता है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्काउंट राइट ऑफ कैसे करते हो बताया था। आज एक बार फिर से डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स की हम लोग एंट्रीज देख रहे बेटा। लिखो, हेडिंग फिर से दे दो, हाउ टू राइट ऑफ। कितने 100 ना। अब जो तेरे इसमें फोन पे आए ना रोहित, उसकी भी कैश विड्रॉ कर लेना, है ना, और वो डब्बे में डाल देना। हाउ टू राइट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स।
अगेन। अगेन क्यों लिखा मैंने? फिर से देख रहे हैं ना हम लोग ये, पर थोड़ा डिटेल में और ज्यादा। कुछ चीजें ऐसी है जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो बेस भी आपको बता दूंगा ताकि आपको एंट्रीज ध्यान में रहेगी हमेशा के लिए। यस साहब बेटा, गुड मॉर्निंग। एक 5-7 मिनट रुक जाओ और कोई ना कोई आएंगे। ठीक है, आ जाओ, ध्यान देना बेटा। अब देखो, अब आने वाले 2-3 मिनट तक लिखो मत, मैं लिखने के लिए समय देता हूं, ठीक है? अब सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान देना। आप सभी की नोटबुक कंप्लीट है, जितना मैंने आज तक लिखवा है वो एकदम सीक्वेंस में प्रॉपरली, राइट? मैं सही बोल रहा हूं? और अगर किसी का एक आध लेक्चर मिस हो गया रहेगा तो उसने सेम डे अगले दिन वो बचा हुआ भी कंप्लीट कर लिया होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूं। सही हूं मैं? मतलब किसी की भी नोटबुक में भी ब्लैंक पेजेस नहीं है बीच में, सभी का कंप्लीट है ना? तेरा कंप्लीट नहीं है, क्यों रे बेटा? अच्छा, कर लिया। तो अब तू कब तक कंप्लीट कर लेगा? 5 दिन? एक दिन बहुत कम हो जाए, 1 वीक। चल 10 दिन दे रहा हूं, 10 दिन में खत्म करके दे, ठीक है? 4 फरवरी तक कर देगा? चल 6 फरवरी तक का टाइम दे दो, 6 फरवरी तक को खत्म कर दे, है ना? आज से 13 दिन का समय दिया, इसने 1 वीक बोला था, मैंने 13 दिन दिए, तो आप चेक करोगे 13 दिन बाद, ठीक है? चलो ओके, डन। नहीं, उसके लिए फाइन नहीं रहे, ध्यान देना। अब लिखो मत कुछ भी, अब सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान दो 2-4 मिनट के लिए। देखो, मैं सारी चीजें डिटेल में बता रहा हूं, ये समझना बेटा। ये कॉन्सेप्ट के ऊपर एग्जाम में 100% क्वेश्चन आने ही वाला है। ओल्ड सिलेबस में भी आता था, न्यू में भी आएगा। नमस्कार मैडम। तो हर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इसके बगैर आपका पेपर कंप्लीट नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो डिबेंचर नाम का एक टॉपिक आगे जो पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? बेसिक्स देख रहे हैं। हर टॉपिक की कुछ बेसिक एंट्रीज, क्योंकि सबका लॉजिक, सबका बेस सेम है, इसीलिए मैं आपको सारी एंट्रीज बता रहा हूं। और डोंट वरी, जितनी हमने अभी तक बेसिक में एंट्रीज देखी है ना, हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं सारी 50-100 एंट्रीज आपको एक बार लिख करके दे दूंगा एक ही जगह पे, जितनी भी हमने आज तक देखी है। बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल लेकर के आया, सैलरी पे किया, सैलरी पेएबल, एक्सपेंस, एडवांस एक्सपेंसेस, इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर, री इशू, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर इशूड और शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये सारी एंट्रीज में एक बार वापस लिख करके दूंगा। अपने 2 लेक्चर और इसमें गए तो भी चलेगा, बट अगर आपको ये एंट्रीज नहीं आती है तो आगे का सिलेबस आपको मुश्किल हो जाए, इसलिए हम एक बार वापस सारी एंट्रीज देखें। बट अभी ध्यान देना, जब मैं वापस बताऊंगा तब मैं इतने स्लो नहीं बताऊंगा। जब मैं सेकेंड टाइम वापस सारी एंट्री बताऊंगा इसी बैच में, अरे 2-3 दिन में वापस देख लेंगे, तो उस समय थोड़ी स्पीड ज्यादा रहेगी, राइट? 2 लेक्चर में सारी एंट्रीज हो जाएगी। ध्यान देना, ये कंपनी है जो मार्केट में एक डिबेंचर इशू कर रही है। क्या इशू कर रही है बेटा? डिबेंचर इशू करके कंपनी फंड रेज करती है। कंपनी को अगर अपनी ओनरशिप को डाइल्यूट नहीं करना है और पैसा भी चाहिए, कंपनी को ओनरशिप भी डाइल्यूट नहीं करना है और पैसा भी चाहिए, तो कंपनी यहां पे किसका सहारा लेती है? डिबेंचर का। कंपनी ओनरशिप डाइल्यूट करने के लिए रेडी है, कंपनी बोल रही है मैं ओनरशिप डाइल्यूट करने के लिए तैयार हूं और मुझे पैसे चाहिए, तो क्या इशू करेगी? शेयर्स। जब भी कोई कंपनी किसी को शेयर इशू करती है, मतलब वो अपनी ओनरशिप दे रही है और उनसे बदले में पैसे ले रही है, तो पैसा कहां जाएगा? कैपिटल में। और कंपनी को ओनरशिप भी डाइल्यूट नहीं करना है और मजे भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, यस और नो, तो वहां पे क्या इशू करेगी? डिबेंचर। डिबेंचर ये लोन फंड है और शेयर इशू करके जो फंड इकट्ठा हो रहे हैं वो ओन फंड है। ओन फंड, शेयर कैपिटल। लोन फंड, डिबेंचर, बैंक लोन या किसी क्रेडिटर या किसी इंस्टीट्यूशन से, एनबीएफसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या किसी बैंक से या किसी क्रेडिटर से अगर पैसे लिए तो वो सब क्या हो गया? लोन फंड। कंपनी जब कैपिटल से फंड रेज कर रही तो क्या हो गया? ओन फंड। ओन फंड क्या रिप्रेजेंट करता है? ओनरशिप। लोन फंड कि हमने पैसा उधार लिया है। ओन फंड पे हमें क्या देना पड़ता है? देखो, दुनिया में जब भी आप कहीं से फंड रेज करते हो तो उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है, फ्री में कुछ नहीं मिलता है। मां के प्यार के अलावा इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है।
कुछ भी नहीं। ओन फंड की भी कॉस्ट है, बताओ क्या कॉस्ट है। ओन फंड अगर आपने रेस किया, शेयर इशू करके पैसा रेस किया, तो बदले में उन शेयर होल्डर्स को क्या देना पड़ता है, डिविडेंड। बदले में जो देना है वो क्या है, कॉस्ट। बैंक से लोन लिया, डिबेंचर होल्डर से पैसा लिया, तो बदले में उन्हें क्या देना पड़ता है, ब्याज, इंटरेस्ट। तो ये क्या होगी, उसकी कॉस्ट। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारे लिए भी ये रूल अप्लीकेबल है क्या, हाँ आपके लिए भी। आप आगे जाकर के कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे, आप खुद की प्रैक्टिस अगर स्टार्ट करोगे, तो उस समय भी आपको पैसे की जरूरत रहेगी। आपके पास भी उस समय दो ही रास्ते रहेंगे, एक लोन फंड और दूसरा ओन फंड। आपने अगर किसी दोस्त या रिश्तेदार से या बैंक से लोन लिया, तो आपको बदले में क्या कॉस्ट देना है, इंटरेस्ट। आपने अगर मम्मा पापा से या खुद का सेविंग किया हुआ पैसा यूज किया, तो उसकी भी कॉस्ट है। सर उसकी कॉस्ट किसको देना है, उसकी कॉस्ट को हम लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर मतलब जैसे मान लो आपने खुद की सेविंग, जो स्टूडेंट लाइफ में आपने पैसे बचाए थे, वो 2 लाख रुपए आप खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए यूज कर रहे हो, तो वो 2 लाख रुपीस के लिए आप सोच रहे होगी कि आपको किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, ये तो मेरे पैसे है सर, मैं थोड़ी ना अपने आप को इंटरेस्ट पे करूंगा। तो सर आपने जो सेंटेंस बोला था हर फंड की कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है, तो ओन फंड की भी कॉस्ट है क्या, यस। काश वो 2 लाख कहीं और इन्वेस्ट करते, तो आप उसके ऊपर जो कमा सकते थे, जो कि अब आप खुद के धंधे में लगा रहे हो, तो अब आपने क्या खो दिया, वो कमाने की अपॉर्चुनिटी। वो 2 लाख रुपीस की अगर आप एफडी करते, मान लो फॉर एग्जांपल 10% का रेट है, तो आपको कितना मिलता, 20,000, जो कि अब आप वो 2 लाख खुद के सीएस के प्रैक्टिस में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अब आपने क्या खो दिया, वो 20,000 जो था ना, वो कमाने की अपॉर्चुनिटी वो खो दी। तो इसीलिए ओन फंड की जो कॉस्ट होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप सोच रहे हो कि आप सीएस बनने के लिए मम्मा पापा से पैसा ले रहे हो, आपका पैसा नहीं लग रहा है, आपके लिए कोई कॉस्ट नहीं है, आपके लिए कोई कॉस्ट नहीं है आपके लिए कोई कॉस्ट, बट आपके लिए भी कॉस्ट है। क्या कॉस्ट है आपकी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। काश आप इस समय में कुछ और जॉब करते तो उससे कमा लेते, आप इस समय में कुछ और कर सकते थे, उससे पैसे कमा सकते थे, यस और नो। तो आपने आपके जीवन का बहुमूल्य समय इस कोर्स के लिए दिया। कितने साल दे रहे हो आप, 4 साल। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना। काफी बार लोग आपको पूछ लेंगे कि सीएस बनने में कितना खर्चा आता है, तो उसमें 2 टाइप के खर्चे हैं, एक एक्सप्लिसिट जो एक्चुअल में आपके मम्मा पापा के जेब से गया, और दूसरा है इम्प्लिसिट यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यस और नो। तो हर चीज के लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है। सर इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट तो समझ में आ गया, जो आउट ऑफ पॉकेट, जो आपके जेब से गया। इम्प्लिसिट जो आपने खो दिया, कॉलेज लाइफ, एंजॉयमेंट, कॉलेज के फंक्शंस, ये खो दिए सब आपने, ये आपकी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आपकी जवानी, कुछ कर पा रहे हो क्या आप सीएस कोर्स में आने के बाद में, ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्या है आपके लाइफ में, बताओ मेरे को। रोज सुबह उठ के नहा धो के कैसे तैसे तैयार होके यहाँ पे आना, शाम तक यहाँ पे रगड़ना, शाम में वापस घर चले जाना, मंडे टू सैटरडे सेम शेड्यूल। और गलती से संडे समय मिल जाता है तो आपके जो टीचर लोग हैं वो आपको होमवर्क दे देते, या अभी आने वाले एक हाथ संडे में आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, एवरी संडे टेस्ट, मंडे टू सैटरडे क्लास। बचा क्या जीवन में, खाना पीना सोना बस, और बाकी सब टाइम यही। तो आपकी ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। उस समय आपके बीकॉम वाला जो कोई फ्रेंड रहेगा जो सिर्फ प्लेन बीकॉम कर रहा है, वो घूमेगा फिरेगा, लोहगढ़ जा रहा, प्रतापगढ़ जा रहा, इधर जा रहा उधर जा रहा, तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना ये भी। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो आप कुछ और करके कर सकते थे वो आपने अब नहीं किया, और जो आपके जेब से जाती है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। तो हर चीज की इस दुनिया में क्या होती है, कॉस्ट। तो यहां पे भी देखना, कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है, कॉस्ट क्या लग रहा है, इंटरेस्ट। अब ध्यान से सुनना, ये डिबेंचर जिसकी फेस वैल्यू कितनी थी, 100, कंपनी ने कितने में इशू किया, 90। इसकी लाइफ कितनी, आपको समझाने के लिए 5 इयर्स। यहां पे डिस्काउंट कितना दिया। अब ये जो डिस्काउंट है, इस डिस्काउंट को मुझे कितने साल में राइट ऑफ करना है, टू राइट ऑफ ओवर द टेन्योर ऑफ डिबेंचर। मैं पूरा का पूरा 1 साल में इस डिस्काउंट को राइट ऑफ नहीं कर सकता हूं,
रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि आपने एक्सपेंसेस को उसके यूटिलिटी के, उसके बेनिफिट का जो परेड है उस परेड में राइट ऑफ करना है। हमने देखा ही है ना। और सर ये बचा हुआ क्या करेंगे फिर? अरे बाबा इस 10 को मुझे 5 साल में राइट ऑफ करना है। हर साल कितना राइट ऑफ करूंगा? बोलो, पहले साल में 2 राइट ऑफ कर दिया एंडिंग में, बोलो बचा कितना? बोलो और 2 राइट ऑफ कर दिया, बचा कितना? और तो ये 2 में राइट ऑफ कर दूंगा, ये कहां जाएगा? पीएनएल में। मुझे अगर बिजनेस में कोई एक्सपेंस राइट ऑफ करना है तो मेरे पास सबसे बढ़िया जगह कौन सी है? पीएनएल की डेबिट साइड। बचा हुआ कहां जाएगा ये? अब ये बचा हुआ 8 मुझे कब राइट ऑफ करना है? इस बचे हुए 8 में 2 में अगले साल राइट ऑफ करूंगा। तो मतलब मुझे इस 8 को नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा कि नहीं? और नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना है, आप सभी को ये मालूम है। बिजनेस में होते हैं ट्रांजैक्शन को आप लोग करते हो रिकॉर्ड की बात, पोस्टिंग के बाद बैलेंसिंग, बैलेंसिंग के बाद ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग पी&एल, ट्रेडिंग का बैलेंस जाएगा इधर, ये खत्म हो जाएगा, पीएल का बैलेंस जाएगा इधर, ये खत्म हो जाएगा। और अगले साल ये बैलेंस शीट के क्लोजिंग बैलेंस अगले साल क्या बोल के रिकॉर्ड करते हो आप? ओपनिंग। मतलब बिजनेस में नेक्स्ट ईयर क्या कैरी फॉरवर्ड होता है? सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट। ट्रेडिंग पी&एल तो टेम्पररी इन नेचर है, देखो ये तो मर गए, खत्म हो गए। बिजनेस में अजर अमर क्या है? बैलेंस शीट। अगले साल अगर आपको कोई आइटम ट्रांसफर करना है तो उसे कहां बिठाना होगा? बैलेंस शीट में। यह बात समझ में आई? क्योंकि इस साल से अगले साल बिजनेस में क्या कैरी फॉरवर्ड होता है? सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट। अब तुम मुझे एक बात बताओ, ये टोटल 10 में से फर्स्ट ईयर में 2 राइट ऑफ कर दिया, बचे हुए 8 को मुझे नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना है, तो मुझे उस 8 को कहां रखना होगा? बैलेंस शीट में, क्योंकि अगले साल जाने वाली बस का नाम बैलेंस शीट है। अगर मुझे कोई आइटम, कोई अकाउंट को नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना है तो मुझे मजबूरी में उसे कहां रखना होगा? बैलेंस शीट में। तो ये दिखेगा बैलेंस शीट में, जो कि इसका डेबिट बैलेंस है। तो बैलेंस शीट में कहां दिखेगा? एसेट साइड में, क्योंकि लायबिलिटी का तो क्रेडिट बैलेंस होता है ना, एसेट का डेबिट बैलेंस है। तो बैलेंस शीट के अंदर में जो लायबिलिटी साइड में जो भी आइटम है उन सबका कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। असेट साइड में जो भी आइटम है उनका कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। यस और नो? ध्यान से सुनना। हाँ बेटा, स्क्रीन एडजस्ट कर रहा हूं, एक सेकेंड। रोहित, स्क्रीन को कौन छेड़ता है रे? ठीक है, देखो अभी दिख रहा है बेटा, ध्यान देना। फाइन आया क्या सभी से? किसका? कल था क्या? कल था ना? पर ऑनलाइन तू 20 दे, में तेरे को समझा था क्या चीज है। तो ये बैलेंस शीट के अंदर में मैंने एसेट साइड में लिख दिया 8, फिर अगले साल 2 राइट ऑफ कर दिया, और जो बचा हुआ 6 है मुझे फिर से नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना है। फिर से कहां दिखाऊंगा उसे? बैलेंस शीट के एसेट साइड। तो ये देखो, ये ऊपर की पूरी लाइन कहां जाएगी? पीएनएल के डेबिट में, और ये बचा हुआ कहां जाते जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट में। कुछ बात समझ में आ रही? अच्छा, ये मैंने बैलेंस शीट के एसेट पे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर क्यों लिखा? क्योंकि सारा का सारा डिस्काउंट इस साल खत्म नहीं होगा, इस साल थोड़ा सा खत्म होगा, बचा हुआ नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा। और नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना है तो कहां लिखना होगा? बैलेंस शीट के एसेट में। ये बात समझ में आई क्या सभी को? पक्की बात? डन। सर इसे राइट ऑफ क्यों करना है? आ सकता है ना मन में सवाल। सबसे खास बात यह है कि ये 0 वैल्यू असेट है, ये लॉस असेट है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर ये 0 वैल्यू असेट है। सर असेट क्यों बोल रहे हैं? कहां लिख रहे हैं आप लोग इसको? बैलेंस शीट के असेट में लिख रहे हैं ना। मैं इसको खर्चा बोलने से अच्छा लॉस असेट बोलूंगा। क्यों? आप सभी को मालूम है, हर वो चीज जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में भी मिलता है उस चीज को हम लोग प्यार से एसेट बोलते हैं।
मुझे बताओ इस 10 का बेनिफिट कब तक मिलेगा? जब तक डिबेंचर रहेगा। डिबेंचर कब तक है? 5 साल तक। इसीलिए इस 10 को, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को, मैं कहां लिखने वाला हूं? बैलेंस शीट के एसेट में। बैलेंस शीट के एसेट में लिखने वाला हूं, बट इसे मैं बेच नहीं सकता। इसको अगर मैं बेचने जाऊं, कोई लेता है क्या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर? कोई खरीद सकेगा क्या? ये एसेट की मार्केट वैल्यू 0 है। सर फिर बेनिफिट क्यों बोला? क्योंकि डिस्काउंट की वजह से डिबेंचर होल्डर्स ने डिबेंचर्स परचेस किए। बेनिफिट मिला ना आपको? आपने डिस्काउंट दिया इसलिए तो डिबेंचर जल्दी सेल हो गए। यस और नो? बट आप इस डिस्काउंट को सेल नहीं कर सकते। आप इस डिस्काउंट को सेल नहीं कर सकते, इसीलिए ये 0 वैल्यू एसेट है। और ऐसी 0 वैल्यू एसेट आप हमेशा आपके बैलेंस शीट में नहीं रख सकते। मुझे एक बात बताओ, लॉस एसेट को क्या हमेशा छाती पे लेके चल सकते हो क्या आप लोग? नो। ऐसी एसेट जिसकी 0 रियलाइजेबल वैल्यू है, इसको बेचने जाओगे तो कितना रियलाइज होगा? 0। इसीलिए ऐसी एसेट का मर जाना, राइट ऑफ हो जाना ही जरूरी है। इसीलिए हम लोग इस एसेट को राइट, तो सर एक साथ मार दो ना, पूरा एक साथ राइट ऑफ कर दो, वो भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कितने साल तक रखना है? 5 साल तक। इसीलिए प्रोपोर्शनेटली हर साल थोड़ा थोड़ा, 3 का मैं क्या करने वाला हूं? राइट ऑफ करने वाला हूं। यस और नो? कुछ बात समझ में आई क्या? जो बच्चे का छूट गया उसका 20 में तेरे से लूंगा। रोहित, चलो यहां तक एक बार देखना सभी ने, ये चीजें कुछ समझ में आई क्या आप लोगों को? सो आसान भाषा में एक सेंटेंस में मैं पूरे डिस्कशन को कंक्लूड कर रहा हूं। सुन बेटा, जब भी मैं डिबेंचर्स या बॉन्ड्स इशू करूंगा, मैं कौन हूं? कंपनी। तो उस समय उसमें जो भी मैं डिस्काउंट देने वाला हूं, वो डिस्काउंट मुझे उस डिबेंचर या बॉन्ड के लाइफ के ऊपर प्रोपोर्शनेटली राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ क्यों करना है? क्योंकि मैं इस डिस्काउंट को, इस लॉस को सेल नहीं कर सकता हूं। अगर कोई चीज को मैं सेल कर सकता, अगर उसकी रियलाइजेबल वैल्यू होती, तो मैं बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी की तरह हमेशा दिखाता। समझ में आ रही है बात सभी को? बट इसकी रियलाइजेबल वैल्यू 0 है। इसीलिए ऐसी एसेट जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू 0 है, उस एसेट को मैं बैलेंस शीट में परमानेंटली नहीं दिखा सकता। इसीलिए मुझे इन सारी एसेट्स को क्या करना है? राइट ऑफ। सर एक तो आप इस डिस्काउंट को एसेट बोलना बंद कर दो। बेटा मुझे एसेट मजबूरी में बोलना पड़ रहा है, मेरी इच्छा नहीं है। अगर ये नॉर्मल सेल ऑफ गुड्स के ऊपर का डिस्काउंट होता, तो मैं एक ही झटके में उसे पीएनएल के डेबिट में दिखा देता। समझ में आ रही है बात सभी को? एक्सपेंस बोल के पूरा का पूरा खत्म कर देता। बट ये जो डिस्काउंट है, ये 5 साल तक रहेगा और मुझे इसे बैलेंस शीट में कैरी करना होगा। कहां पे? एसेट साइड में। सर 5 साल तक कैरी क्यों करना है? क्योंकि पूरा का पूरा 10 एक साल में तो राइट ऑफ होगा नहीं ना। इस साल कितना राइट ऑफ होगा? 2, बचा हुआ 8 कैरी फॉरवर्ड। देखो जरा, ऐसे कुछ होने वाला है। ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ये पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, और ये पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट। ये फर्स्ट ईयर का पीएनएल में मैं यहां पे दिखा दूंगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। देखो डेबिट साइड में कितना? 2, और बचा हुआ बैलेंस शीट के एसेट साइड में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। बोलो कितना बचा? 8। फिर अगले साल पीएनएल के डेबिट में दिखा दूंगा, फिर बचा हुआ, फिर अगले साल पीएनएल के डेबिट में दिखा दूंगा। बोलो बचा कितना? फिर अगले साल पीएनएल के डेबिट में दिखा दूंगा। बोलो बचा कितना? फिर अगले साल पीएनएल के डेबिट में दिखा दूंगा। बोलो बचा कितना? कुछ बात समझ में आई क्या? इस डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को मैं पूरा का पूरा एक साथ एक ही साल में राइट ऑफ नहीं कर सकता। वजह? मैचिंग कॉन्सेप्ट। आप लोगों को इस पीरियड में इसी पीरियड से रिलेटेड एक्सपेंसेस लेना है, न उससे ज्यादा न उससे कम। जो कि आपको क्लियर कट दिख रहा है, इस डिस्काउंट का बेनिफिट आपको 10 साल तक मिलेगा। ये डिस्काउंट डिबेंचर के लिए दिया था। डिबेंचर 10 नहीं 5 साल, डिबेंचर 5 साल तक है। तो इस डिस्काउंट को भी मुझे कितने साल में राइट ऑफ करना होगा? 5 ईयर्स में। अगर डिबेंचर 10 साल के लिए होते तो मुझे इसको भी कितने साल में राइट ऑफ करना है? 10 साल में।
और 10 साल में राइट ऑफ करना है, मतलब प्रोपोर्शनेटली इस साल थोड़ा कम आएगा, बचा हुआ मुझे कैरी फॉरवर्ड करना है, मतलब नेक्स्ट पीरियड में राइट ऑफ करना है। तो मुझे नेक्स्ट पीरियड में ले जाने के लिए कहां रखना होगा बचे हुए को? बैलेंस शीट में। फिर अगले साल थोड़ा सा राइट ऑफ करना है और बचे हुए को कहां रखना है? बैलेंस शीट। ऐसा अपना चलते रहेगा, कब तक? टेन्योर तक, डिबेंचर्स के। बात समझ में आई? पक्की बात? ये लिख लो अब। आपको आपकी ओन लैंग्वेज में, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मारवाड़ी, गुजराती में लिखना है, वैसे भी लिख सकते हो। ये कॉन्सेप्ट है। पेपर में इसका थ्योरी क्वेश्चन आने वाला है क्या? नो, बस इसको एग्जाम्पल बोल के लिख लेना। कितने? 150, 160, 160 से भी ज्यादा हो गए भाई साहब। 200 रुपए पर डे, मतलब महीने में 25-26 लेक्चर, 5,000 ना रे। संडे को लेक्चर लेना है क्या? तो 6,000 क्यों बोला? लू क्या? 5,000 रुपए पर मंथ, 15-20,000 रुपए तो इकट्ठा हो जाएंगे। 20,000 में क्या आ सकता मेरे लिए? मैंने ये बोला था पैसे में फाइन इकट्ठा करूंगा, इसका करना क्या वो हम लोग देखेंगे ना आगे। पार्टी करना है? ठीक है, पार्टी करेंगे। नहीं नहीं, कॉफी नहीं, बड़ी पार्टी। 20,000 इकट्ठा हो जाएंगे तो उसमें थोड़े से पैसे और मैं मिला दूंगा, और हम लोग फिर क्या करेंगे? इमेजिका चले जाएंगे। इमेजिका का टिकट कितना रहता है एक का? कैंसल, इमेजिका कैंसल, आसपास कहीं जाएंगे। लोनावाड़ा। लिखो, फटाफट से लिखो। ये ओवर द टेन्योर ऑफ डिबेंचर क्यों राइट ऑफ करना है, इसके पीछे की वजह लिख लेना सिर्फ। रीजन, रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट। यहां पे कितने बच्चों का ऐसा कहना है कि फाइन का अमाउंट 10 रुपए कर दो? 1, 2, ओके, आप बुरी तरीके से हार गए। मेजॉरिटी 90% बच्चे बोल रहे 20 रहने दो फिर। ठीक है, फिर 20 ठीक है। क्या बोले बेटा? कहां से आते? कहां से आते आप? कहां से आते हो? हाँ, विमान नगर से। और आप कहां से आते? विमान नगर। हाँ, कहां से? कहां से? कहां से? विपुल सर 10 लेते थे। नहीं, पर अभी यहाँ पे बच्चे मेजोरिटी 20 ही बोल रहे हैं ना, तुम 7-8 लोग ही 10 बोल रहे हो। आ जाओ ना। अबे लेक्चर का टाइमिंग 9:30 है, वहां 8 बजे ले रहे अपन, सुबह 8 बजे थोड़ी है, 9:30 बजे का लेक्चर है। करो करो, ट्राई करो, हो जाएगा। इस बहाने आप में डिसिप्लिन आ जाएगी। मैं चाहूंगा कि आपको किसी को फाइन देने की जरूरत ना पड़े। मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है मैं आपसे 20 रुपए लूं, मतलब मेरे को बहुत खराब लग रहा है। एक महीने के लिए 10 करूं? नहीं ना, सब बच्चे जैसा बोले वैसा। अगर 40 बच्चे भी बोल देते कि सर 10 कर दो तो मैं रेडी हूं। आ जाओ, आ जाओ, आप समय पे आ जाओ। अबे सोच, जिस दिन मैं आया फिर 10 कर दिया तो मेरा फाइन भी 500 हो जाएगा। मैं 1000 देने वाला हूं ना, मैं लेट आया तो मैं 1000 दूंगा कैश, सेम डे, उसी दिन, 1 सेकेंड भी लेट हुआ तो। क्या क्या? 9:30 से 10, 10 रुपए। मस्त बोला भाई ने। मतलब मेरी कमाई डायरेक्टली, नहीं नहीं 10 नहीं, 9:30 ठीक है। 50 बहुत ज्यादा हो जाएगा, बच्चे गाली मारेंगे और पैसे देते समय बद्दुआ भी दे देंगे। नहीं नहीं, 20 रुपए ठीक है। लिखा क्या है सभी ने? लिखो, बोलो बेटा। ये बैलेंस शीट है, हा? ये बैलेंस शीट है। ये हमने क्या किया? ये देख बेटा, इस 2 को मैंने क्या किया? राइट ऑफ। और ये बचा हुआ क्या किया?
बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, सेम वैसे ही यहां पे, सेम वैसे यहां पे, सेम 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 सेम। यस बेटा आती थी। बैलेंस शीट में हम लोग क्यों लिखते मालूम है क्या? टोटल जो डिस्काउंट का अमाउंट है ना, उसमें से प्रोपोर्शनेटली करंट पीरियड का जो है वो मैं पीएनएल में डेबिट कर दूंगा, इन्हें राइट ऑफ कर दूंगा, इन्हें एक्सपायर्ड कर दूंगा, यानी नरक में डाल दूंगा, राइट ऑफ कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, प्रोपोर्शनेटली स्प्रेड से रिलेटेड। और बचा हुआ मुझे अगले पीरियड में राइट ऑफ करना है। अब अगले पीरियड में राइट ऑफ करना है तो मुझे उसे अगले पीरियड में ले जाना होगा, और अगले पीरियड में ले जाने के लिए बैलेंस शीट में लिखना होगा। सर आप लेट होने के लिए बच्चे आपकी गाड़ी पंक्चर कर देंगे, उसके लिए बच्चों को मेरी गाड़ी तक पहुंचना होगा। आज चिराग सर का लेक्चर है क्या? यस, मोस्ट प्रोबेबली रहेगा, और नहीं है तो मैं हूं ना, तो टेंशन क्यों लेते? हाँ हाँ, लिखा क्या सभी ने? लिखो फटाफट से लिखो। क्या बोले? चिराग तो आ गया, कल शाम में आ गया, वो कल रात को आ गया, शायद 8 साढ़े 8 बजे आ गए थे चिराग सर। रात को मिलने के लिए वादा भी किया था उसने, बोले हरीश भाई आज मिल रहे। बोला पक्का? बोला क्या प्लान है मिलने का? बोले बस विकास और तुम दोनों आ जाओ घर पे। बोला घर पे मम्मी पापा बीवी? बोले सब है। बोला फिर बाहर मिलते। तो प्लान बना, और फिर वो किसी ने भी किसी को कॉल नहीं किया, ना मैंने विकास को, ना विकास ने मेरे को, ना चिराग ने, हम दोनों, क्योंकि सब सो गए रहेंगे ना रात को। क्या प्लानिंग तो हम लोग बड़ी बड़ी कर लेते। वो एयरपोर्ट पे था जब वो बात कर रहा था ना प्लानिंग की, तो वहां पे क्या, एयरपोर्ट पे सब आसपास एकदम हरियाली, चकाचौंध, रोशनी, ऐसा लगता है कि बॉस अब पुणे आते ही पार्टी करना है। पुणे आते ही फिर बिस्तर दिखा तो आदमी सो जाता है, तो अकेले सो जाता है। तो कल तो कुछ हुआ नहीं, बट चिराग सर का लेक्चर रहेगा, आज रहेगा। चिराग सर के मैंने कितने लेक्चर लिए? 2 लेक्चर लिए ना। 4 कहां से हुए? 3 लेक्चर लिए। तो 3 में से 2 तो मैं रिटर्न कर रहा हूं चिराग सर को आपके सामने, कल का और परसों का। कितने रिटर्न कर दिए मैंने? 2। कल और परसों 2 दिन में भोपाल जा रहा हूं, तो कल और परसों 2 दिन मेरा लेक्चर नहीं रहेगा। अब ये मत बोलना 26 जनवरी की वैसी छुट्टी थी, तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम। चिराग सर चाहे तो उस दिन लेक्चर ले सकते हैं, 26 को। मैंने 2 लेक्चर रिटर्न कर दिए। वो एक जो बचा हुआ है वो 31 तारीख को, 31 को, हाँ 31 को चिराग ले लेगा एक लेक्चर। नहीं 31 को मैं नहीं हूं, 31 को चिराग ले लेगा एक। हो गया 3 लेक्चर, हिसाब खत्म इसी मंथ में। लिखा सभी ने? चलो अब देखो जरा, थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूं, हाँ इंटरेस्ट के साथ। वाह, एक तो चिराग का स्लॉट खाली रहता था, तुम लोग उस समय क्या क्या करते थे, मैंने तुम्हारा टाइम उस समय एंगेज रखा, तो उल्टा मेरा फायदा होना चाहिए ना इसमें। देखो अभी ध्यान देना बच्चों, प्लीज ध्यान दे दो। एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल लिखो। कल तक कितने एग्जाम्पल हो गए थे हमारे? 5 हो गए थे ना। लिखो एग्जाम्पल नंबर 6, लिखो एग्जाम्पल नंबर 6। चलो यार अब सीरियसली ध्यान देना। ओए शिट भाई साहब, ढक्कन लगाया हुआ नहीं था इसका। कुछ है क्या रे यहाँ पे, कपड़ा वगैरह? आ जाओ बच्चों ध्यान देना, एक बहुत ही काम का एग्जाम्पल। रोहित एक कपड़ा लेके आ रहे, नीचे से पानी गिर गया है थोड़ा, वो देख, वो अपना जहां पे पेंट्री एरिया ना मेन ऑफिस में, वहां पे होगा। हाँ। देखो ध्यान देना बच्चों, लिखो एक एग्जाम्पल अच्छे से। कंपनी issued
मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसकी मुझे सारी जर्नल एंट्रीज करके बताओ बस। कंपनी इशूड, इनका डिबेंचर्स का नाम क्या लिखूं बताओ, रेट क्या लिखूं, 10-12%, 12% लिखता हूं क्योंकि साल के 12 महीने, 12 महीने का 12%, 6 महीने का 6%, 2 महीने का 2%, बराबर है ना। कंपनी इशूड 12% डिबेंचर्स, कंपनी इशूड 12% debentures of rupees 100 each at %10 discount, at 10% discount and redeemable after 4 years at 10% premium. Redeemable after 4 years at 10% premium. इंटरेस्ट, फुल स्टॉप, आगे लिखो, इंटरेस्ट ड्यू इंटरेस्ट कब कब ड्यू हो रहा है, इंटरेस्ट ड्यू ऑन 30th September and 31st March each year. Pass necessary journal entry for 4 years. ब्रैकेट में लिखना ईयर एंड 31st मार्च। आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है 4 ईयर के लिए, और ईयर एंड क्या है बेटा, 31st मार्च। ईयर एंड क्या है, 31st मार्च। गिनती के 3 लाइन का क्वेश्चन है, बरोबर ना, बस 3 लाइन का। एंट्रीज बहुत सारी आएगी पर इसमें, बरोबर है। 4 साल की एंट्रीज पास करनी है, मेरे साथ साथ सभी ने लिखना है, समझना है, जहां डाउट आए वहां पूछना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना भी हमने आज तक डिबेंचर का पढ़ा है वो सारी जर्नल एंट्री इस एक क्वेश्चन में कवर अप है, सारी की सारी एंट्री। सब लोग अच्छे से ध्यान देंगे अब, राइट। देखो पहले मैं आपको किस्सा समझा देता हूं, है ना। ये जो ब्लैक पेन से मैं लिख रहा हूं ना, ये आपको समझाने के लिए, ये आंसर का पार्ट नहीं है, बस ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। आंसर का पार्ट रहेगा डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज। समझ में आया सभी को। ये देखो, ये मैंने स्केल बनाया, ये 0, 1, 2, 3, 4 साल, ईयर 1, 2, 3 एंड 4। ये पूरा पहला साल है, राइट। ये पूरा सेकेंड ईयर है, ये पूरा थर्ड ईयर है, और ये डिबेंचर कब इशू किया, इसका डेट दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, दिख रहा है कि सभी को। तो यहां पे आप डेट क्या अज्यूम करना, साल के पहले दिन इशू किया होगा। क्यों सर, अगर मैं 17 जुलाई को अज्यूम करूं तो चलेगा, जबरदस्ती आपके कैलकुलेशंस बढ़ जाएंगे। अगर डेट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर नहीं दिया तो जो 4 ईयर का पीरियड आपको बोला है जिसकी एंट्रीज पास करनी है, हम लोग क्या अज्यूम करेंगे कि उस 4 ईयर के पीरियड में फर्स्ट डे, यानी साल के पहले दिन डिबेंचर इशू किया, ये हम लोग अज्यूम करेंगे अगर डेट नहीं दिया है तो। सर मैं कोई और डेट भी अज्यूम कर सकता हूं, यस, बट फिर आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन का जबरदस्ती एक वर्किंग नोट बढ़ जाएगा, तो एग्जाम में आपको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। इसलिए अजम्पशन कैसे लेना, जो इजी है। कुछ बात समझ में आई सभी को। तो मैं कब अज्यूम करूं बताओ, ये फर्स्ट डे इशू किया ऐसा अज्यूम कर लूं। तो यहां पे मैंने इस दिन डिबेंचर इशू किया,
डिबेंचर इशूड, तो एक डिबेंचर इशू की एंट्री रहेगी, सही है। उसके बाद और बताओ बेटा और कौन सी एंट्री रहेगी? फर्स्ट डे मतलब कौन सी डेट आ रही है बताओ? 1 अप्रैल। और यहां पे ईयर कौन सा है? ये पहला साल है, ईयर 1, 1 अप्रैल 2001। यस और नो? ये पहला साल है, 1 अप्रैल 2001। ध्यान देना बेटा। तो ये मैंने इस दिन डिबेंचर इशू किया, नहीं, इस दिन मैंने डिबेंचर क्या किया? इशू किया। बताओ तो अब अगला एंट्री कौन सा आएगा 1 अप्रैल 2001 के बाद? बोलो बोलो। अप्रैल में, मई में कुछ हुआ? जून में कुछ हुआ? जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर में कुछ हुआ है? क्या हुआ है बेटा सितंबर में? इंटरेस्ट का एंट्री आएगा क्या? यस और नो? तो बोलो बेटा इंटरेस्ट का एंट्री क्या रहेगा उस समय? हाँ, डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू करके पे कर देंगे। डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू करके क्या करेंगे? पे कर देंगे। क्या हुआ इसको? एक सेकेंड, ये इसको कुछ नहीं हुआ। डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू करके क्या कर दू? पे कर दू क्या? बोलो फिर डिबेंचर इंटरेस्ट का एंट्री क्या रहेगा? हाँ, डेट बताओ। यहां पे लिख दू क्या? 30 सितंबर 2001। दूसरी एंट्री कौन सी रहेगी? डिबेंचर इंटरेस्ट की। फिर तीसरी एंट्री क्या रहेगी बताओ? डिबेंचर इंटरेस्ट पेड। ऊपर में डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू, उसके बाद डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, उसके बाद में 30 सितंबर हो गया। आप बताओ अब कौन सी? ट्रांसफर की अभी क्यों बोल रहे हो? ट्रांसफर तो ईयर एंड में होता है ना। ट्रांसफर कब होगा? ईयर एंड में। पिछले वाले एग्जाम्पल में इंटरेस्ट साल के आखिरी में ड्यू हुआ, तब पे कर दिया और तब के तब ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर कहां करते हैं? फाइनल अकाउंट में। फाइनल अकाउंट कब बनता है? साल के आखिरी में। तो ट्रांसफर की एंट्री अभी होगी क्या? नो, ट्रांसफर की एंट्री होगी ईयर एंड में। तो बस अभी ड्यू और पेड खत्म। 30 सितंबर की एंट्री हो गई। अक्टूबर में कुछ हुआ? पढ़ो क्वेश्चन में। नवंबर में कुछ हुआ? दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। मार्च में इंटरेस्ट ड्यू हुआ ना, ये देखो 30 सितंबर हो 31 मार्च। तो यहां पे लिखू क्या मैं? 31 मार्च 2002। बोलो कौन सी एंट्री? डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू, उसके बाद डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, बराबर है क्या? अब उसके बाद डिबेंचर इंटरेस्ट। अब यहां पे कितना इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा? ये पिछला वाला भी और ये वाला भी, दोनों भी इंटरेस्ट ट्रांसफर करना होगा ना। डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर, कहां ट्रांसफर? वेरी गुड, ट्रांसफर टू पीएनएल, डेबिट साइड। ट्रांसफर टू पीएनएल, डेबिट साइड। और कौन सी एंट्री रहेगी? वेरी गुड, डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है, लॉस को राइट ऑफ करना है। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। खत्म हो गई फर्स्ट ईयर की सारी एंट्रीज। कुछ बात समझ में आई? पक्की बात? सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में कुछ हुआ? नो। अप्रैल 2, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। यस, बोलो क्या करना है? 8 नंबर, डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू। बोलो इसी दिन डिबेंचर इंटरेस्ट। वेरी गुड। फिर उसके बाद अक्टूबर में कुछ हुआ? नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। यस, मार्च में हुआ। क्या हुआ बताओ? 31 मार्च 2003। अगेन डिबेंचर इंटरेस्ट, देखो सेम ये एंट्री क्या, फिर उसके बाद सेम ये एंट्री क्या, तब कॉपी पेस्ट है, यहां से आगे एंट्रीज। उसके बाद सेम ये एंट्री क्या, उसके बाद सेम ये एंट्री क्या। हो गया ये भी साल।
डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। फिर नेक्स्ट ईयर में चले जाओ, हाँ फिर से 30 सितंबर 2003 14 नंबर, अगेन ये कॉपी पेस्ट किया, डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू, फिर ये कॉपी पेस्ट डिबेंचर इंटरेस्ट, उसके बाद अक्टूबर में कुछ हुआ, नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 16 नंबर, 31 मार्च 2004, अगेन ये कॉपी पेस्ट, ये सारी एंट्री कॉपी पेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, रिसीव क्यों होगा रे बेटा, देन डिबेंचर इंटरेस्ट, और लास्ट वाली ये राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। फिर नेक्स्ट ईयर 30 सितंबर 2004, बोलो क्या होगा, ये कॉपी पेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू। अगर किसी ने यहां पे थोड़ा सा ध्यान दिया ना, तो चौथी के बच्चे की एंट्रीज है, रिपीट है पूरी, सेम फोर्थ स्टैंडर्ड। अरे बचपन में आपको घुटवाती थी ना टीचर, 1 1 1 1, वही तो कर रहे हैं हम लोग। अब 1 1 की जगह थोड़ा सा ज्यादा लिख रहे, मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ेगी नहीं आपकी, फोर्थ स्टैंडर्ड भी ज्यादा बोल दिया, फर्स्ट स्टैंडर्ड में लिखते थे आप ये, यस और नो। फिर वो इधर एक साइड में मैडम लिखती थी 2 और आगे आपको लिखने के लिए बोला रहता था, लिख के लेके, फिर आप ऐसे ऐसे कुछ तो लिखते थे और फिर आपका लिखते लिखते सही आता था। वही सब रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे, देखो जरा ध्यान देना। और उसके बाद आगे की एंट्री क्या रहेगी, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, ये आपको पूरा पिक्चर एक साथ बता रहा हूं, वरना मैं लाइन से 25-30 एंट्री लिख लेता था, आप बोलते थे बाप रे बाप क्या है। अब देखो यहाँ पे पूरा एक ही नजर में सारा आपको पिक्चर क्लियर हो गया कि ये क्वेश्चन में बेवकूफ बनाया जा रहा है हमको, सारी एंट्रीज रिपीट है और फोकट के 12 नंबर मिलेंगे आपको रिपीट कॉपी पेस्ट करने के, 12 नंबर का क्वेश्चन है, और वो भी 4 ईयर का नहीं, सिर्फ 2 साल की एंट्रीज का 12 नंबर का, पूरे 4 साल की एंट्रीज नहीं पूछेंगे आपको। उसके बाद आपको ऐसा बोला रहेगा कि 3rd और 4th ईयर की एंट्री करो या 1st और 4th ईयर की करो, बस इतना ही बोला रहेगा आपको। पूरे 4 ईयर की एंट्री करने बोलेंगे तो 1 घंटा तो इसमें चला जाएगा ना आपका, यस और नो। उसके बाद ये लास्ट ईयर 31 मार्च भाई बोलो 22 नंबर, सबसे पहले ये सब रिपीट, ये कॉपी पेस्ट चारों भी, डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू, then debenture interest, then debenture interest, then writing of, लास्ट वाला बचा होगा है ना, डिस्काउंट और लॉस। अब बताओ और कौन सी एंट्री करेंगे, वेरी गुड। अब डिबेंचर्स का क्या कर दो, रिडम्पशन हो गए ना 4 साल पूरे, डिबेंचर होल्डर्स को बुला के लाइन में खड़े रख के उनको उनका पैसा वापस कर दो, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, खत्म। कुछ था रे इसमें, मात्र कितनी एंट्री है, 26, कितनी 26 एंट्रीज है, कुछ था रे इसमें। मैं ईयर वाइज कर देता इसको, फर्स्ट सेकेंड 3rd ईयर और 4th ईयर लिख लो। अब ये लिखो, आराम से लिखो, कोई घाई नहीं है, अच्छे से लिखना। फिर मैं एंट्रीज करवाता हूं ना, पहले ये लिखो, पेपर में ये मत लिख के आना, वो एग्जामिनर पेपर चेकर बोलेगा एंट्रीज किधर, इसने तो बस हेडिंग लिख दिया। पेपर में ये नहीं लिखना है, ये आंसर का पार्ट नहीं, मैंने पहले बताया था, ये बस आपको समझाने के लिए बर्ड आई व्यू है। ये क्या है, बर्ड आई व्यू,
आपको आंसर का पूरा ऊपर से बर्ड आई व्यू मिल गया कि इस आंसर में क्या आने वाला है। कोई बच्चा ऐसा जिसका आज फर्स्ट सेकंड या थर्ड डे है, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है प्लीज घर पे पुराने लेक्चर देखो, उसके बगैर आप लेक्चर में बैठोगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। पहले के सारे जो 10-12 लेक्चर्स है वो देखना है बेटा। अरे चिराग को बोल दो क्या रे फोन करके, मेरे कपड़े उसी के घर पे रह गए जो जो मैंने खरीदे थे। चिराग ने विमान नगर में मेरे साथ चला था ना शॉपिंग करने, तो वो ऑल्टर करने के लिए, वो शॉपिंग करने के बाद ऑल्टर करने दिए थे उसको, कैसे सिलाई ढीली करनी है, पेट ज्यादा है, ये वो प्लस माइनस, तो वो चिराग लेके उसके घर पे रख दिया उसने, और उसके बाद वो शादी में चला गया था। चिराग सर कपड़े लिए आप? वही गड़बड़ नहीं भाई। पर चिराग का घर बहुत शानदार बना है भाई, अच्छा बना है। मतलब क्या है, प्राइवेसी पूरी है। नीचे यूप्ले है ना, तो नीचे मम्मी पापा का कमरा और हॉल, टीवी, किचन, ऊपर 2 बेडरूम, छोटा सा एक टेरेस, फिर ऊपर एक बड़ा टेरेस, तो ऊपर पूरा प्राइवेसी है। नहीं दिख रहा है? लिखा बेटा सभी ने? नहीं लिखा? लिख लिया, लिखो लिखो। आप बार बार क्यों देख रहे हो पर स्क्रीन पे? एक बार आपने 1 साल का देख लिया तो वही तो कॉपी पेस्ट करना है ना। करो फटाफट से, बगैर देखे करने की कोशिश करो। देखो ये 1 2, फिर 1 2 3 4 6, यही 6 एंट्री है, यही 6 एंट्री है, यही 6 एंट्री है, बस ये रेड कलर के पेन से जो लिखा अलग है। 24 एंट्री तो कॉपी पेस्ट है 26 में से, बस ये रिडम्पशन की एक अलग है, और सबसे पहली वाली डिबेंचर इशू की एक अलग है। डिबेंचर इशू और डिबेंचर रिडम्पशन, बस वही एक एक बार है, बाकी सारी एंट्री हर साल में रिपीट हो रही है ना। 26 में से 24 एंट्रीज तो रिपीट है, बस ये बार बार नहीं आएगी और ये रिडम्पशन की बार बार नहीं आएगी। बाकी ये इंटरेस्ट ड्यू पेड, इंटरेस्ट ड्यू पेड, इंटरेस्ट ट्रांसफर, राइटिंग ऑफ। अब ये 6 एंट्री का सेट है, सेम 6 एंट्री, सेम 6 एंट्री और सेम 6 एंट्री, 6 6 6 6 24 प्लस 1 25 प्लस 1 26। ये समझा क्या जो मैंने अभी बताया? अगर ये समझ में आएगा तो आपको समझ में आ गया कि इसमें कुछ भी नहीं है, गिनती की 6 एंट्री, 6 एंट्री बार बार रिपीट हुई है, ये 7 और ये एक 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि यही 6 बार बार रिपीट हो रही है। ये समझी बात सभी को? पक्का? अभी एंट्रीज कैसे पास करते हैं हम लोग देख लेते हैं। अभी 1 बाय 1 एक एक एंट्रीज लिखेंगे। 1 साल की मैं करके बताऊंगा और बाकी आप 3 साल की करोगे, ठीक है ना? यही करना बेटा। सबसे पहली एंट्री में लिखो डिबेंचर इशूड की, लिखो लिखो, आप कंप्लीट करो। जिसका हो गया उसने लिखना शुरू करना है नीचे। जर्नल एंट्रीज 1/1/4/2001 डिबेंचर इशूड, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, टू डिबेंचर
टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये एंट्री इशू की हमने देखी है ना, तो ये पहली एंट्री लिखो, फिर ये दूसरी लिखो, डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, देन डिबेंचर होल्डर टू बैंक, फिर से डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, उसके बाद ये डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर किया पीएनएल में, पीएनएल टू डिबेंचर इंटरेस्ट। लास्ट वाली राइटिंग ऑफ की मत करना, वो मैं समझा दूंगा। सर अगर क्वेश्चन में बोला नहीं है तो डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू और पेड की एंट्री सेम किया तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। एंट्रीज का लॉजिक बिल्कुल सेम रहेगा। डेबिट बैलेंस इफ फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड, क्रेडिट बैलेंस इफ फर्दर इंक्रीज विल बी क्रेडिटेड। अपोजिट बोलने का काम नहीं है। डन, लिखा सभी ने? डन हो गया, लिख लिया, समझ में आ रहा है क्या? चलो मैं लिखूं क्या? हो गया ना सभी का? एक बच्ची ने सवाल पूछा, सर इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट 2 टाइम क्यों पेड कर रहे? बेटा 2 बार ड्यू हो रहा है ना, इंटरेस्ट ड्यू ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च, इसीलिए 2 बार, 30 सितंबर एंड 31 मार्च ड्यू पेड, 30 सितंबर ड्यू पेड, 31 मार्च ड्यू पेड। चलो आ जाओ बेटा, अब देखो मैं एंट्री कौन से सीक्वेंस में लिखने वाला हूं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। बोलो सबसे पहले एंट्री कौन सी रहेगी? ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। समझ में आया मैं कैसे लिख रहा हूं सीक्वेंस? अब अगर मैं लिख रहा हूं 12 मतलब कौन सी एंट्री लिख रहा हूं? ये वाली। मैं लिख रहा हूं 17 मतलब कौन सी लिख रहा हूं? अगर मैं लिखा 24 मतलब कौन सी लिख रहा हूं? समझ में आया ना? 26 नंबर की है तो कौन सी? ये वाली लिखो। आप सभी ने एंट्री लिखना शुरू कर दिया है क्या? लिखना शुरू किया क्या? किसी ने लिखना शुरू किया ना? देखो अभी ध्यान देना, जो बच्चों का लिखना बाकी मेरे साथ साथ लिखो, जो बच्चे लिख रहे हो फटाफट से आगे बढ़ो। सबसे पहली एंट्री, जर्नल एंट्रीज हम लोग देख रहे हैं बेटा, देखो ध्यान देना। फर्स्ट एंट्री 1 अप्रैल 2001, बोलो क्या रहेगी? मैं 1 साल की एंट्रीज करके बता रहा हूं बेटा, बाकी आपने करना है, ठीक है? कॉपी पेस्ट है। बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। डिबेंचर कैसे इशू किया? 100 का डिबेंचर 10% डिस्काउंट में, यानी पैसा कितना आया? 100 माइनस 10% 90 गया, बैंक अकाउंट डेबिट 90। डिस्काउंट कितना दिया? और एक लाइन का स्पेस देके 12% डिबेंचर्स अकाउंट कितना आया? 100। ये कौन सा किस्सा लिखा मैंने? इशू वाला, याद आया पहले का लेक्चर? आई आई आई। अब रिडम्पशन वाला किस्सा लिख रहा हूं। रिडम्पशन कैसे हो रहा है? एट 10% प्रीमियम। ये 10% भी किस पे रहेगा? फेस वैल्यू पे। तो रिडम्पशन वाला किस्सा लिख रहा हूं। नुकसान होने वाला है इन फ्यूचर में। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट विल बी डेबिटेड 10,
टू प्रीमियम पेएबल और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट कितना है 10। नरेशन लिखो 12% डिबेंचर issued at 10% discount and redeemable at 10% premium after 4 years. After 4 years. ये समझ में आई क्या बात सभी को? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? सिंपल है पहली एंट्री, ये हमने ऐसी एंट्रीज पास की थी ऑलरेडी 8-10, है ना? उसके बाद सेकेंड एंट्री, अब ये एंट्री रिपीट होने वाली है क्या कोई भी ईयर में? डिबेंचर के हर साल इशू कर रहे हैं क्या? एक ही बार इशू किया, ये एंट्री रिपीट नहीं होगी। फर्स्ट एंट्री लिख लो सब लोग, लिखो बेटा फर्स्ट एंट्री नरेशन के साथ लिखो। हाँ अच्छे से लिखना बेटा सभी ने। बुक ठीक तरीके से मेंटेन करो, सेम बुक रोज लेके आओ। सेम बुक रोज लेके आना। बच्चे चेंज करते रहते बुक का, अकाउंट कंपनी लॉ सब मिक्स करते हैं, वैसा मत करो। ठीक है, फर्स्ट एंट्री लिखा सभी ने। सेकेंड ये वाली डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू कब है? 30 सितंबर। डेट इंपॉर्टेंट है। हाँ तो पेपर में भी ऐसे लिखना है क्या? सेकेंड फिर एक तिरछी दंडी और फिर 30 सितंबर। हाँ लो डिबेंचर इंटरेस्ट ये खर्चा है, खर्चे को डेबिट करो, एक्सपेंस को डेबिट करो। ये सुनो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और ये देना बाकी है। जब भी किसी पार्टी या पर्सन को देना बाकी है तो उस पार्टी या पर्सन को क्या करो? क्रेडिट। 12% था, बोलो अमाउंट कितना लिखो? गलत जवाब है, क्योंकि 30 सितंबर है, साल में 2 बार दे रहे हैं, मतलब कितने कितने महीने का इंटरेस्ट रहेगा? 6-6। साल में 4 बार दिया रहता तो कितने कितने महीने का इंटरेस्ट आता? 3-3 महीने का। साल में 12 बार अगर इंटरेस्ट दिया रहता तो हर बार कितने कितने महीने का देते? 1-1 महीने का। ये साल में 2 बार दे रहे हैं तो पहले 30 सितंबर तक, 1 अप्रैल से 30 सितंबर कितना मंथ होता है? 6। तो पहले 6 महीने का देंगे हाफ ईयर, उसके बाद में 31 मार्च को 30 सितंबर से आगे का 6 महीने का दे देंगे। साल में 2 बार 12-12 महीने का दोगे तो एक साल में 24 महीने का इंटरेस्ट देना है क्या? मैं इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल रहा हूं, देखो इंटरेस्ट इज इक्वल टू फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय 6/12। 6/12 क्यों? 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर, सही है ना? क्वार्टरली पेमेंट किया रहता तो 3-3 मंथ का देते। नरेशन लिखो डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू, किसी ने एंट्रीज लिख ली होगी, इंटरेस्ट का अमाउंट गलत हो गया रहेगा तो ऊपर रजिस्टर के मार्जिन में कहीं तो लिख लो, आगे पीछे आजू बाजू कहीं पे भी लिख लो, स्टार मार्क लगा दो। बच्चे एग्जाम में गलती से पूरा 12 ले लेते हैं तो वो आगे का आपका क्वेश्चन शायद चेक ही नहीं करे, क्योंकि आपकी डिबेंचर इंटरेस्ट का अमाउंट गलत, यानी डिबेंचर पेड वाली एंट्री भी गलत, यानी डिबेंचर ट्रांसफर वाली भी एंट्री गलत, इंटरेस्ट ट्रांसफर की भी एंट्री गलत। एक साल में 6 में से 3 एंट्री गलत हो गई। इसलिए ध्यान से, सर ये ध्यान कैसे रखे? क्लरिकल एरर नहीं होनी चाहिए, कंसंट्रेशन, आपका पूरा ख्याल पूरा ध्यान क्वेश्चन पे होना चाहिए, मन में कुछ और नहीं चलना चाहिए, तो आपसे गलती नहीं होगी। सर उसके लिए क्या करें? रोज फटाफट से पढ़ाई करो, धीरे धीरे पढ़ाई मत करो, स्पीड में पढ़ो, स्पीड में। क्योंकि जब आप गाड़ी 20 की स्पीड से चलाते हो तो रोड में आसपास क्या है, रोड के उस पार कौन चल रहा है, किसने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं, वो भी दिख जाता है आपको। और जब आप गाड़ी 80 की स्पीड से चलाते हो तो आप इधर उधर देखते चलाते हो क्या? नो, तब आपका कंसंट्रेशन लेवल एकदम 1000% होता है। 80 की स्पीड में आप इधर उधर ध्यान नहीं देते हो, तो पढ़ाई करते समय आप स्पीड में पढ़ो, आपका ध्यान भी अच्छे से रहेगा, बरोबर है? तो ध्यान नहीं रहता है, थोड़ी स्पीड कम कर देना। नेक्स्ट, पे कर दूं सेम डे? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड
अच्छा अमाउंट कितना आया 6 टू बैंक। यहां पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स 1000 होते तो कितना आता है 6000। क्लियर। डिबेंचर इंटरेस्ट पेड। उसके बाद फोर्थ एंट्री 31 मार्च 2002। फोर्थ एंट्री में यहां लिखता हूं बोलो कौन सी रहेगी। अगेन डिबेंचर इंटरेस्ट साल में 2 बार है ना। सेम नरेशन। डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू फिफ्थ एंट्री पे कर दूं क्या। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिबेंचर इंटरेस्ट पेड चेक कर लो ऊपर में भी यही दिखना चाहिए 5th नंबर पे। 6th डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर पीएनएल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू डिबेंचर इंटरेस्ट अमाउंट बताओ। वेरी गुड 12 पूरा डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर करना है ना। डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। स्क्रीन एडजस्ट किया ना रे बेटा। अब चेक करो अब दिख रहा है बरोबर। ठीक है इसके नीचे कोई एंट्री नहीं है यहाँ पे। फर्स्ट ईयर में एक एंट्री बची है कौन सी एंट्री बची है बताओ जरा। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट राइट। अब सब लोग पेन नीचे रख दो अब मैं उसका वर्किंग लिखता हूं। आप भी एंट्री के आगे वर्किंग लिख लेना यहीं पे। देखो मैं वर्किंग लिख के बता दूं यहां पे। आप भी एंट्री के साथ कंटिन्यू में एक वर्किंग नोट बना लेना। एंट्री के बीच में आई तो भी चलेगा। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। बोलो बेटा डिस्काउंट और लॉस कितने का बताओ तो जरा। ये देखो टोटल कितना है 20। डिस्काउंट और लॉस दोनों भी है ना इसमें। काफी सारी किताबों में तो 20 को लॉस ही बोल देते हैं मैंने बताया था इसके पहले के लेक्चर में। हाँ बोलो डिस्काउंट 10 लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 10 टोटल 20। कितने साल में राइट ऑफ करना है। वन टू थ्री फोर। बोलो डिबेंचर का अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना है। फर्स्ट ईयर में 100 फर्स्ट ईयर के एंडिंग में भी 100 सेकेंड ईयर के एंडिंग में भी थर्ड ईयर के एंडिंग में भी और फोर्थ ईयर के एंडिंग में पे कर देंगे। बोलो बचा कितना 0। बोलो अमाउंट आउटस्टैंडिंग का रेशियो क्या आ गया 1:1:1:1। तो हर साल कितना राइट ऑफ होगा। इसका हर साल होगा 2.5 और इसका हर साल होगा 2.5। तो डिस्काउंट कितना राइट ऑफ हो रहा है 2.5। लॉस कितना राइट ऑफ हो रहा है बराबर बोल रहा हूं ना मैं 4 साल में। सर पूरा एक साथ 5 लिखना है क्या। नो जब आपने अकाउंट अलग अलग बनाया दोनों का जर्नल एंट्री में फर्स्ट वाले एंट्री में अलग अलग दिखाए ना तो राइट ऑफ भी अलग अलग ही करो। समझ में आया सभी को। अब देखो राइट ऑफ कर रहा हूं
बोलो फर्स्ट ईयर में एंट्री क्या रहेगी? ये देखो, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, है ना? बोलो एंट्री क्या रहेगी बेटा? राइट ऑफ करना है, मतलब पीएनएल के डेबिट में डालना है। पहले डिस्काउंट को क्या किया था? डेबिट। अब राइट ऑफ करना है तो डिस्काउंट को क्या करूंगा? पहले लॉस को क्या किया था? डेबिट। अब राइट ऑफ करना है तो लॉस को क्या करूंगा? क्रेडिट। कुछ बात समझ में आई क्या? देखो फर्स्ट एंट्री में देखना, फर्स्ट एंट्री में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को डेबिट किया, अब मैं राइट ऑफ कर रहा हूं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को क्या करूंगा? क्रेडिट। और अमाउंट कितना है? फर्स्ट एंट्री में लॉस को क्या किया था? डेबिट। अब राइट ऑफ करना है, पूरा लॉस राइट ऑफ कर दूं क्या? नो। कितना आया प्रोपोर्शनेटली? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टोटल कितना हुआ? 2.5 2.5 हो गई नई एंट्री। सेम एंट्री कॉपी पेस्ट रहेगी और आगे के 3 साल। हो गया, क्लियर है? 10 का लॉस था, 5 टोटल 20 का लॉस था, उसमें 10 डिस्काउंट था और 10 प्रीमियम था, प्रीमियम वाला लॉस। मैंने हर साल इसको राइट ऑफ किया। देखो 20 था, 4 साल इक्वल इंस्टॉलमेंट में, हर साल 5-5 आ रहा है क्या? उस 5 में 2.5 2.5 डिस्काउंट का, 2.5 प्रीमियम का। राइट ऑफ करने का मतलब होता है पीएनएल के डेबिट में ट्रांसफर करो। अरे बाबा सुनो, ये एसी 50,000 का, इसकी लाइफ 5 साल है, 1 साल यूज कर लिया ने कितने से डेप्रिसिएट हो गया? डेप्रिसिएशन 10,000। 50,000 5 साल के लिए, तो 1 साल के लिए 10,000। 1 साल में ये 10,000 से डेप्रिसिएट हो गया, मतलब मैंने 10,000 के मजे ले लिए, एंजॉय कर लिया, कंज्यूम कर लिया। 10,000 की कॉस्ट इसकी एक्सपायर्ड हो गई, राइट ऑफ हो गई। बोलो कहां राइट ऑफ किए? पीएनएल के डेबिट में। इसलिए तो डेप्रिसिएशन पीएनएल के डेबिट में लिख रहे हो आप बचपन से। अगर किसी चीज को राइट ऑफ करना है, एक्सपायर्ड करना है, मारना है, खत्म कर देना है, तो कहां लिखना होगा? पीएनएल के डेबिट में। तो मुझे इस डिस्काउंट और लॉस को राइट ऑफ करना है, मारना है, खत्म करना है, कहां लिखूंगा? पीएनएल के डेबिट में। सर खत्म करना मतलब क्या? प्रॉफिट को खत्म कर रहे हैं हम लोग, प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज कर रहे हैं, इसीलिए तो पीएनएल के डेबिट में लिखा। अगर प्रॉफिट बढ़ता तो कहां लिखते? पीएनएल के क्रेडिट में। खर्चों की वजह से प्रॉफिट कम होता है, खर्चे प्रॉफिट को राइट ऑफ करते, कम कर देते, इसीलिए हम लोग पीएनएल के कहां लिख रहे हैं? डेबिट में। यह बात समझ में आई? पक्की बात? सर पीएनएल क्या होता है इसके पहले के लेक्चर में बताया हुआ है, राइट? तो पहले के लेक्चर जरूर देखना, मिस मत करना एक भी। तो देखो मैं कौन सी एंट्री पास करूं? ये वाली एंट्री कर लूं क्या पास? ये वाली एंट्री कितने बार आएगी बताओ? 4 बार, है ना? हर साल आएगी ना वो एंट्री। देखो ये 1 बार, 2 3 4, बराबर है? लिख दूं फिर मैं यहां पे 7 फर्स्ट ईयर के एंडिंग। बोलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड टू डिस्काउंट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। देखो नरेशन, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, रेफर वर्किंग नोट नंबर 1। लिखा है बेटा नरेशन भी। एक बच्चे ने बोला सर रिमेनिंग बैलेंस हम लोग बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। यस। फिर आपके मन में सवाल, सर बैलेंस शीट में ट्रांसफर करने के लिए एंट्री होगी क्या? नो। क्यों? नो, क्योंकि बैलेंस शीट ये कोई अकाउंट थोड़ी है जो एंट्री मारू। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, पीएनएल अकाउंट है, इसलिए अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए एंट्री होती है। बैलेंस शीट कोई अकाउंट है क्या? इसीलिए बैलेंस शीट में ट्रांसफर करने के लिए कोई एंट्री नहीं होती है। क्लियर? लिख लो। देखो फर्स्ट ईयर में कितनी एंट्रीज आई? 7 में से पहली एंट्री निकाल दो। बोलो बच्ची कितनी? 6। और ये 6 के 6 एंट्री आगे के पूरे 4 साल तक कॉपी
पेस्ट। फर्स्ट ईयर में कितनी एंट्रीज आई? 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये फर्स्ट एंट्री। अगले साल आएगी क्या वापस? नो, ये नहीं आएगी अगले साल। बाकी 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 एंट्री कॉपी पेस्ट हर साल आने वाली है। सेकेंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी, और फोर्थ ईयर में भी। फोर्थ ईयर में भी आएगी ना, बस फोर्थ ईयर में लास्ट में एक एंट्री बढ़ जाएगी रिडम्पशन की। तो करो बेटा, ये एंट्रीज लिखो सारी। ये पक्का समझा रहे सभी को? किसी को नहीं समझा? क्यों किया? सर समझ तो आया लेकिन बहुत सारा है। इसका इलाज कुछ सेकेंड थर्ड रीडिंग करो, चलते फिरते लंच ब्रेक टी ब्रेक में रिकॉल करो। कोई दोस्त मिल गया तो उसको बोलो हाँ चल बता डिबेंचर की एंट्रीज बता क्या क्या रहेगी, तो पूछो। यही एक तरीका है समझाने का। मुझे बोलो, मैं और 2-4 बार बता दूंगा। अभी बता दूंगा, आगे जब डिबेंचर टॉपिक आएगा तब ये सब वापस आएगी एंट्री, तब और बता दूंगा। बट रिवाइज करने की जिम्मेदारी आपकी। तो रिवाइज कैसे करते हैं? रिकॉल करके। तो रिकॉल करके याद नहीं आए तो उस समय पढ़ लो। आपके 2 लेक्चर के बीच के ब्रेक में आप पढ़ाई कर सकते हो, उस लेक्चर की पूरी पढ़ाई हो जाती है। एक बार फिर से बता रहा हूं बच्चों, सिलेबस बहुत इजी है। बच्चे बोलते हैं सर सीएस का रिजल्ट सीए से कम आता है। हाँ आता है, बरोबर है, बट डिफिकल्ट नहीं है। वो कम क्यों आता है? वजह आप लोग जानते हो। 100 में से 90 स्टूडेंट सीरियस ही नहीं होते पढ़ाई के लिए, तो बच्चे कितने 10, और वो 10 के 10 पास हो जाते हैं, तो 100% रिजल्ट है ना बॉस। कम कहाँ है? जो पढ़ाई के लिए सीरियस है वो पास हो रहे सब, जो पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं हो 90% जनता रह जाती है। प्राइवेट कोचिंग क्लासेस के 20% आते हैं, क्योंकि उसमें टीचर बोल के गाली मार के कुछ ना कुछ करते रहते हैं। प्राइवेट कोचिंग क्लासेस जो भी होते होंगे, और फिर भी 80 फेल हो जाते हैं। तो सारा खेल सीरियसनेस का है, एटीट्यूड का है, और कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे होशियार बच्चा कम होशियार बच्चा उसका खेल रहता तो मैं कभी सीए बन ही नहीं पाता। सारे बच्चे होशियार है बेटा यहाँ पे। पुराने रिजल्ट कोई मायने नहीं रखते आपके 10th-12th के। आप आज से पढ़ाई करो पास। 12th में बच्चा आउट ऑफ आउट परसेंटेज लेके आया था, अभी पढ़ाई नहीं किया, फेल। और किसी बच्चे की जीवन में पढ़ने की बहुत इच्छा है कि सर मुझे पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, स्टूडेंट लाइफ बहुत अच्छी लगती है, तो सीएस के साथ साथ और भी 1-2 कोर्सेज कर लेना। पढ़ाई में अगर इंटरेस्ट है तो कुछ कुछ बच्चों को पढ़ाई अच्छी लगती है कि सर पढ़ाई में नए नए लोग मिलते हैं, है ना, मज़ा आता है कॉन्सेप्ट समझने में, फिर पेपर में लिखने में, वो एग्ज़ाम सेंटर, हॉल टिकट, वो प्रेशर, है ना, ये लाइफ अच्छी है। आगे नहीं आई डबल ए। आप लोगों को लगता होगा अभी इतना प्रेशर रहता है बॉस, अभी के दिन बहुत अच्छे हैं आप लोगों के। किसी को देखना है दिन कैसे रहते हैं तो सीएस बनने के बाद एक लोन ले लेना 1 करोड़ रुपए का, फिर आप बोलोगे बॉस पढ़ाई वाली लाइफ बहुत अच्छी थी। कोई इंसान काम नहीं करता है ना तो उसको मैं लोन दिलवा देता हूँ। चिराग को लोन दिलवाया, मैंने बोला चिराग लोन ले, घर के लिए जरूरी था। वैभव सर को बोला लोन लो, वैभव सर ने कार लिया, बोला सर लोन लो, बोले सर कैश में लेना है। मुस्कान मैम को एक प्रॉपर्टी दिलवाई, मतलब मैम लोन ले लो। क्या हफ्ते लगते हैं ना पीछे, घोड़े लगते हैं इंसान के, तब वो भागता है। हर महीने की 1 तारीख को ईएमआई देना ही है। तो कोई इंसान अगर आपके लाइफ में आलसी होगा तो उसको 2-4 करोड़ का बोलो कि लोन लेने के लिए, तो बरोबर काम करेगा। हो गया क्या लिखा क्या?
मेरे छोटे भाई को मैंने कि नहीं बानेर में जहाँ पे मेरा ऑफिस है ना, वहीं पे मैंने उसको एक ऑफिस प्रॉपर्टी दिलवाया। मैंने बोला डाउन पेमेंट मैं कर देता हूँ, तो ये प्रॉपर्टी ले ले तेरे नाम से, लोन तेरे नाम से ले ले। तो वो इतना खुश हो गया जैसे मैंने पूरे प्रॉपर्टी के पैसे दे दिए। उसको समझा नहीं तब तक। प्रॉपर्टी ले ली, डाउन पेमेंट मैंने दे दिया 80%, मैंने बोला लोन कर, मैं 20% ही दूंगा। ले लिया। अब हर महीने की 1 तारीख को मेरे को फोन करता, बोले भैया अच्छा फंसाया तुमने मेरे को। मैं बोला यार प्रॉपर्टी तेरे को मिली ना, 20% तो मैं वापस भी नहीं मांग रहा। बोला भाई ये मेरा छोटा ही भाई है। तो मैंने बोला तू काम कर, तो उसको हर महीने झक मार के काम करना ही पड़ता है, क्योंकि 1 तारीख या 2 तारीख की मेरे ख्याल से ईएमआई की डेट रहती, तो उसको काम करना ही है। 40,000 रुपये पर मंथ की ईएमआई जा रही है, 2 स्टाफ है उनका पेमेंट है, घर खर्च है। समझ में आया क्या? तो महीने का ₹1,00,000 खर्चा है, तो इंसान झक मार के काम करता ही है। अभी तुम्हारे कोई लोन ईएमआई नहीं, इसलिए तुम मजे में। आज की पढ़ाई नहीं हुई, ठीक है, कौन सा 1 तारीख को ड्यू डेट है? लिखा बेटा? अब मैं लास्ट ईयर की लास्ट वाली एंट्री जो रिपीट नहीं हो रही, बस वो बता रहा हूं। देखो बताओ मुझे जरा, कौन कौन सी एंट्री हमने कर दी अभी, बोलो। क्या ये वाली एंट्री मैंने कर दी? क्या ये वाली कर दी? ये हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। अब आप कौन सी करोगे? देखो आप ये वाली एंट्री करोगे बेटा, अब ये आपने करना है। देखो ये वाली, ये वाली, है ना? दिख रहा है कि जो मैं ग्रीन पेन से सर्कल कर रहा हूं? ये देखो, ये करो बेटा यहां तक सारी एंट्रीज, यही करके बताओ। बस मैं ये लास्ट वाली एंट्री करने वाला हूं, डायरेक्टली 26 नंबर की, क्योंकि बाकी सारी एंट्री ये सब रिपीट है। ये पूरी आप करोगे। सारी एंट्रीज हो गई पूरी 25 तक? क्या बात करी, 25 एंट्रीज हो गई पूरी? सीरियसली? अमाउंट तो लिखा ही नहीं तूने। लिखो अमाउंट, लिख दे फटाफट से। अमाउंट लिखो, नरेशन लिखो सबका। वेरी गुड बेटा, पर फटाफट से लिख ली एक बच्ची ने एंट्रीज। नरेशन भी लिख ले बेटा, जल्दी जल्दी से लिखो, नरेशन और अमाउंट सब लिखो। हाँ बेटा अदिति, राइटिंग ऑफ इज डन एट द एंड ऑफ ईयर, राइट राइट। एक बच्चे ने सवाल पूछा, राइटिंग ऑफ की एंट्री कब रहेगी? एट द एंड ऑफ द ईयर। लिखा? सारी लिख ली पूरी 26 तक नरेशन के साथ? नरेशन लिखना फिर। लिखा बेटा? सारी होगी नरेशन के साथ? वेरी गुड। पीछे सारी होगी विथ नरेशन? नरेशन लिख लेना। नरेशन लिख ले। सेम एंट्री कॉपी पेस्ट है बेटा। देखो ये कॉपी पेस्ट, ये कॉपी पेस्ट, फिर ये 4 एंट्री, ये 4 एंट्री, ये 4 एंट्री, ये 4 एंट्री, सब सेम है। मैं लिख के बताऊं क्या सारे साल की? पक्का? कोई एक भी बच्चा जिसको लगता है मैं एंट्री लिख के बताऊं? रिडम्पशन की भी लिख ली? किसी बच्चे को लगता है कि नहीं सर आप लिख के बता दो प्लीज? देखो मैं लिख रहा हूं 8 नंबर की, 9 नंबर मैं लिख देता हूं ना सारी एंट्री, उसमें क्या है?
ये आपने लिख ली है फर्स्ट एंट्री, सेकेंड ईयर की एंट्रीज है 10, 11, 12, 13 हो गई सेकेंड ईयर की एंट्री। चेक करो सेम है। थर्ड ईयर की लिख के बताऊं, थर्ड ईयर की 14, 15, 16, 17, 18, ये लो थर्ड ईयर की भी एंट्री लिख दिए, डन। ये थर्ड ईयर की एंट्री। फोर्थ ईयर की लिख दूं? नहीं मैं लिख देता हूं। फोर्थ ईयर 20, 21, 22, 23, 24, 25 और अब मैं लिखता हूं लास्ट वाली एंट्री 26। यहां लिख दो, डिबेंचर्स का रिडेम्पशन कर रहा हूं अभी। देखो जरा, डिबेंचर नाम की लाइबिलिटी खत्म हो रही है, सो डिबेंचर को डेबिट कर रहा हूं। जो फर्स्ट एंट्री में आपने प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन क्रेडिट किया था, देना बाकी था, अब मैं वो घड़ी आ गई, अब मैं दे रहा हूं तो उसे डेबिट करूंगा। बरोबर है ना? कितना है बेटा? 10। टू डिबेंचर होल्डर्स, पहले ड्यू कर देता हूं फिर पे कर दूं क्या? और बाद में डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। कुछ था रे इसमें? इजी, पक्का? अभी डिबेंचर की एंट्री आ जाएगी क्या सभी को? कॉपी पेस्ट है मेरे ख्याल से, रिपीट है सारी। मैं एक होमवर्क दे रहा हूं आज आपको, ठीक है? करोगे क्या? फर्स्ट टाइम होमवर्क दे रहा हूं। हाँ, मैं इसको स्क्रॉल कर दूं? किसी का बाकी है? लिखो लिखो। मैं आपको 50-100 एंट्रीज देता हूं पास करने के लिए, ठीक है? कल और परसों 2 दिन मेरा लेक्चर नहीं है तो आप एंट्री पास करो ना। मैं सारी एंट्रीज दे देता हूं आज तक जितनी हमने पढ़ी है ना, सारी। अब आपकी होमवर्क बुक में लिखना शुरू कर दो आप। बेटा सेवेंथ एंट्री कौन सी वाली है बता? इसमें भी होगी सेवेंथ वाली एंट्री। सेवेंथ कौन सी है रे बेटा? अच्छा ये वाली, राइटिंग ऑफ। ये हर साल राइट ऑफ किया ना बेटा? देखो, मैंने डिस्काउंट को और लॉस को फर्स्ट एंट्री में डेबिट किया था। अब मुझे राइट ऑफ करना है तो डिस्काउंट और लॉस को क्या करना होगा? क्रेडिट। ये देख मैंने क्रेडिट कर दिया। और राइट ऑफ करना है मतलब मुझे कहां लिखना है? पीएनएल के डेबिट में। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट टू लॉस, और हर साल मुझे राइट ऑफ करना है ऑन सम प्रोपोर्शनेट बेसिस। वो प्रोपोर्शन कितना है? वो अमाउंट आउटस्टैंडिंग के उतना डिबेंचर के। डिबेंचर का अमाउंट आउटस्टैंडिंग हर साल 100 था, इसलिए प्रोपोर्शन भी इक्वल आया। इसीलिए 10 और 10 को इक्वल प्रोपोर्शन में राइट ऑफ किया। तो देख 2.5 2.5 2.5, ऊपर का 10 नीचे के 10 का 2.5 2.5 2.5 2.5। तो देखो मैंने राइट ऑफ कर दिया, और सेम एंट्री 4 साल तक होगी। राइट कृषि? डन? लिखा बेटा सभी ने? किसी का बाकी है क्या? सभी के बुक में 26 एंट्रीज है अभी पूरी है? मैं चेक कर सकता हूं किसी का बुक में बचा हुआ है लिखने का? 27। लास्ट वाली एक और ये सेटलमेंट की 27।
7. फाइनल सेटलमेंट विद द डिबेंचर होल्डर्स 27 सेटलमेंट, ठीक है। टोटल 27 एंट्रीज है। बढ़ेगा आगे। अब देखो जरा ध्यान देना। लिखो बच्चों, बच्चे से ध्यान देना। लिखो बेटा, होमवर्क है, मैं चेक करने वाला हूं बेटा। हाँ, कब चेक करूंगा इसको मैं? 27 ऑफ जैन, ठीक है ना। सब लोग करके आएंगे ना होमवर्क, कोई रीजन मत देना बस, ठीक है। 27 जैन को चेक करता हूं। अच्छा, 27 ऑफ जैन को जो अपना लेक्चर होगा वो सुबह के टाइमिंग पे नहीं रहेगा। लास्ट तक सुबह मत आना, आप 9:30 बजे, आप डायरेक्टली आना 12 सवा 12 बजे चिराग सर के लेक्चर में। उस दिन दोपहर में आना डायरेक्टली 12 और 12:15 को, जब भी चिराग सर का लेक्चर है। अपना सुबह की जगह लास्ट लेक्चर रख लिया उस दिन तो, क्योंकि एक नहीं, मैं 27 को सुबह 8:30 को पुणे पहुंचूंगा, और मुझे ऐसा लगता है कि 8:30 के आगे 15-20 मिनट भी हो गया और पुणे पहुंचूंगा। पुणे कहाँ पे पहुंचूंगा? वाकड़ में। फिर वाकड़ से इधर आने में 1 घंटा लगता ही है, तो 10 बज जाएगी प्रेस्टीज पे आते आते। अगर जैसा बस में मैं उतरा वैसे डायरेक्टली प्रेस्टीज आए तो, बगैर नहाए धोए, है ना। और अगर घर पे 20 मिनट रास्ते में रुकता भी हो तो 10:30-11 बज जाएंगे। इसीलिए 27 ऑफ जैन को हम लोग, हमारा सुबह 2 घंटा लेने की जगह, आपका जो लास्ट वाला लेक्चर किसका रहता है डेली? चिराग सर के लेक्चर के बाद ले लिया उस दिन तो। मतलब किसी का कोई लेक्चर भी शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। चिराग सर का लेक्चर कितने बजे खत्म होता है उस दिन? अच्छा, ये एक ही दिन के लिए है, रोज नहीं है, सिर्फ 27 जनवरी के लिए। 28 से वापस अपना सुबह का ही रहेगा, क्योंकि 27 में 26 जनवरी को भोपाल से निकलूंगा इवनिंग में, और 27 को सुबह 8:30-9 बजे पुणे पहुंचूंगा। तो 9:30 बजे यहाँ पे आना इम्प्रैक्टिकल है, पॉसिबल नहीं रहेगा। इसीलिए सिर्फ 27 जनवरी के दिन अपना लेक्चर सुबह 2 घंटे की जगह आप डायरेक्टली दोपहर में यहाँ पे आना, मतलब सुबह उठ के यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। अपना लास्ट में रहेगा चिराग सर के लेक्चर के बाद। चलेगा ना? एक दिन के लिए मैनेज कर लोगे ना? ठीक है, छोड़ दूंगा, 2 घंटे नहीं लूंगा, 1.25-2 घंटे में छोड़ दूंगा उस दिन, तो आपको मेस वेस पे जाने के लिए भी सही रहेगा, ठीक है। चिराग सर का 6 बजे तक रहता है ना, तो मैं चिराग सर को बोल दूंगा कि थोड़ा उस दिन आप 5:45 छोड़ दो, 15 मिनट आप जल्दी छोड़ दो, 15 मिनट में जल्दी छोड़ दूंगा, कुछ ऐसा कर लेंगे अपन। आप चिंता मत करो, आपको जाने में लेट नहीं करवाऊंगा ज्यादा। चलो देखो भी ध्यान देना, होमवर्क लिखो बेटा। ये याद रहेगा ना सभी को, 27 को अपना लेक्चर सुबह की जगह लास्ट में। देखो ध्यान दे दें बच्चों, होमवर्क लिखो अच्छे से, काफी सारा होमवर्क है, लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, लिखो फटाफट से। क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स एज एसेट, एक्सपेंस, लॉसेस, लाइबिलिटीज, इनकम और गेन्स। आपने इन 6 में से कोई तो एक कैटेगरी में वो अकाउंट आ रहा है, तो आपको क्लासिफाई करना है कि वो असेट है, एक्सपेंस है, कि लॉस है, कि लाइबिलिटी है, कि इनकम है, कि गेन है। फिर से क्लासिफाई करना है एज पर्सनल, रियल,
ये नॉमिनल, यानी आप हर अकाउंट को कितने बार क्लासिफाई करोगे? एक बार, और ये दूसरी बार। कितने बार क्लासिफाई करोगे? 2 बार। समझ में आया सभी को? आप एक बार चेक करोगे मॉडर्न वे से, और एक बार चेक करोगे ट्रेडिशनल तरीके से, बरोबर ना? मैं अकाउंट्स लिख रहा हूं यहां पे। हाँ, पीएमसी क्या है? पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ब्रैकेट में लिख रहा हूं, टैक्स पेएबल। बैंक ओडी क्या होता है? बैंक ओडी, ओवरड्राफ्ट। एक बच्ची ने सवाल पूछा, सर एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर व्हाई नॉट प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डिडंट रिटर्न टू द होल्डर? क्या बात कर रहे हो? दिया है ना मैंने। ये 110 कैसे आया? ये 100 और ये 10। अच्छा, ये वाले प्रीमियम की बात कर रहे हो क्या? इशू करते समय, इशू करते समय तो डिस्काउंट था। ये प्रीमियम दिया ना अपन ने बच्चों, ये प्रीमियम वैसे ही तो आया, देखना, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक 100 फेस वैल्यू का और 10 प्रीमियम का। अदिति एक बार चेक करो बेटा, आपने लिखने में गलती किया होगा कुछ। हाँ, उसके बाद राम अकाउंट, अमाउंट रिसीवेबल, एक करके बता दूं क्या कैसे करना है? पक्का? रिपेयर से क्या है? एसेट एक्सपेंस। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ऐसे हर अकाउंट को कितने बार क्लासिफाई करना है? 2 बार, एक मॉडर्न और एक ट्रेडिशनल। एक और चीज लिख लो इसमें, also write down the balance। बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। ट्रेडिशनल वाला कैसे करना है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल, तीनों में से एक डिसाइड करेंगे। बैलेंस बता दो इसका कौन सा है बेटा? बच्चों मैंने ट्रेडिशनल, पर्सनल, रियल, नॉमिनल बताया था ना कल्पेश? पहले का लेक्चर देख मुन्ना एक बार। हाँ बोलो, रिपेयर से खर्चा है, खर्चा है तो कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। खर्चा बढ़ता है तो, कम हुआ तो, ऐसे आपने प्रॉपरली क्लासिफाई करना है। मैं फिर से बता रहा हूं, उस दिन बच्चे ये लिखना भूल जाएंगे। देखो एरो, अपसाइड एरो, डेबिट, डेबिट बैलेंस है तो बढ़ रहा है डेबिट, कम हुआ क्रेडिट। ये अगर आप लिखना भूल जाते हो तो आपका होमवर्क इनकम्प्लीट माना जाएगा। सर इनकम्प्लीट और कंप्लीट में क्या फर्क है, ये उस दिन समझ में आएगा। होमवर्क इनकम्प्लीट है तो उस बच्चे के लिए पनिशमेंट रहेगी, छोटी सी पनिशमेंट है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, और उस पनिशमेंट से उस बच्चे को थोड़ी सी तकलीफ होगी, बाकी बच्चों को मजा आएगा। चाहिए मजा, चाहिए ना सभी को? हाँ,
और इजी होमवर्क है ये, वो ही होमवर्क है जो एक शेमड़ा बच्चा भी सॉल्व कर पाएगा, जिसने अगर 70% भी लेक्चर देखे होगे तो। होमवर्क इजी है, कोई भी होमवर्क डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट होगा तो आज ही आपने बोल देना, मैं कट कर दूंगा, ठीक है? तो कर पाओगे ना सब लोग? लिखो क्वेश्चन नंबर 2। लिखो बेटा, ट्रांजैक्शन नंबर 1, बरोबर? लिखो, फटाफट से लिख रहा है। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹10,000, comma computer 5,000 and furniture 1,000। दूसरा ट्रांजैक्शन, ओपन a बैंक अकाउंट विथ ₹500। क्या एंट्री रहेगी इसकी? कैश टू बैंक, बैंक टू कैश। बिजनेस से कैश निकाल के हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। सैलरी ड्यू, वेजेस आउटस्टैंडिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, फर्नीचर परचेज्ड, मिडल ऑफ द ईयर, और ₹1,000। परचेज गुड्स at 10% trade discount, 5% cash discount and 1/4 amount paid। 1/4 amount paid मीन्स बचा हुआ 3/4 पे करना बाकी है, और जो 1/4 पे किया उसी के ऊपर क्या मिलेगा? कैश डिस्काउंट। क्या हमने इस टाइप के ट्रांजेक्शन किए थे? गुड सोल्ड 8,000 at 5% trade discount to किला। गुड सोल्ड ₹5,000 at 10% cash discount goods sold worth ₹10,000 to केजवानी for cash। ऊपर शीला को बेचा और नीचे ऊपर नीचे goods sold worth ₹500। ऑक्ट्रा है ₹100। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बबीता ₹1100। जेठा देता नहीं ना इंटरेस्ट।
रेंट ड्यू ₹300. रिक्वायर्ड, क्या चाहता हूं मैं आपसे, देखो, पास जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, यहीं पे लिख दूंगा, एंड फाइनल अकाउंट, ऑल्सो प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स, ऑल्सो प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। डन, लिखा बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, 7 क्वेश्चन है टोटल होमवर्क के, आपके पास 2-3 दिन है ना करने के लिए। लिखा, लिखो, एक्स लिमिटेड, ऐसा लिखो, एक्स लिमिटेड issued 1000 shares. X Limited issued 1000 shares. X Limited issued 1000, है ना। 11:30 को छोड़ रहा हूँ सर, अभी छोड़ दूं। लास्ट टाइम कसम खाई थी इन्होंने, फेल हो जाएंगे बोल के, अगर ये ओके, कसम बंद भाई। अरे मैं 11:15 का मैं होमवर्क ये नहीं पढ़ा नहीं रहा हूँ, 2 दिन छुट्टी मेरी, होमवर्क लिख के दे रहा हूँ। 2 दिन छुट्टी, होमवर्क लिख के दे रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ। होमवर्क तो लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चे, रिकॉर्डेड वाले बच्चे, आगे जो लेगा रिकॉर्डेड उसके लिए। सब ग्रुप में लिख लो फटाफट से। अरे होमवर्क तो लिख दो। एक्स लिमिटेड इशू 1000 शेयर्स बोलना, बस 2 ही मिनट, बस होमवर्क लिख के छोड़ रहा हूँ, जल्दी छोड़ रहा हूँ। 11:15 की जगह आज मैं जल्दी छोड़ देता हूँ। तू कहाँ जा रहा है, रुकना। आपने क्या बात हुई थी? 11:30 चलते ना। इतना तो लिखवा देता हूँ। 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक, 2 मिनट रुकना, 2 मिनट सिर्फ। हाँ हाँ तुरंत। X Limited issued 1000 shares of ₹10 each at a premium of, फटाफट से लिखो, 20% amount to be received on application ₹3, premium 1, capital 2, on allotment ₹5, premium 1, कैपिटल 4, ऑन, चलो एक ही कॉल देता हूं, टोटल ₹12। ठीक है, ऑल द अमाउंट वर रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट एक्सेप्ट अलॉटमेंट मनी। औकात दिखाएगा मास्टर आखिरी में, दिखा दी। एक्सेप्ट अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी ऑन 100 shares held by Mr. Chulbul
नहीं, पांडे अलग है. एंड कॉल मनी नॉट रिसीव्ड, फिर से, ऑन 50 शेयर्स हेल्ड बाय पांडे. तो चुलबुल ने 100 शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और कॉल का भी नहीं दिया, और पांडे ने सिर्फ कॉल का पैसा नहीं दिया. तो यहां पे कितने लोगों के शेयर्स फॉरफिट करोगे आप? 2. अबाउ शेयर्स, क्वेश्चन अधूरा छोड़ दो, पेपर में ऐसा अधूरा छोड़ के आओगे. अबाउ शेयर्स वर फॉरफिटेड, फुल स्टॉप. आगे लिखो, आउट ऑफ, एक डिबेंचर का भी क्वेश्चन है, जल्दी लिखो. आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 120 शेयर्स were reissued to बुलबुल as fully paid. फटाफट से लिखो, for ₹9 per शेयर. अब यहां पे आपका जो बच्चे का ध्यान रहता था ना, वो बच्चा मुझे सवाल पूछना है तो अभी पूछ लो. ऊपर के फॉरफिटेड शेयर्स में से 120 शेयर्स मैंने रीइश्यू किए बुलबुल को. क्या किसी के मन में कोई सवाल आ रहा है? फिर से एक बार देखो. हाँ बोलो बोलो. वेरी गुड. आपका सवाल ये होना चाहिए, सर 120 कौन से शेयर्स है? 100 इसके 100 और इसके 20 है, कि इसके 50 और इसके 70 है, कि सर इसके 115 इसके 5 है, कि इसके 118 इसके 2 है. ये 120 कौन से रीइश्यू किए? आपके पास 100 फॉरफिट किए थे चुलबुल के, 50 फॉरफिट किए थे पांडे के. आपने ये 100 और 50 में से 120 रीइश्यू किए. तो ये 120 किसके रीइश्यू किए? आगे लिखो. देखो बेटा, all 100 shares of Tulbul were reissued. हो गया सर. All 100 shares of Chulbul were reissued. तुम बताओ बचे 20 किसके फिर? और किसको रीइश्यू किए? बुलबुल. यस और नो? तो 100 शेयर्स इसके सारे के सारे रीइश्यू कर दिए. टोटल रीइश्यू 120, उसमें से 100 चुलबुल के, तो बचे हुए 20 पांडे के. बरोबर है? दैट्स इट. नहीं, जवान का पक्का वो बोला था भाई आने के बाद छोड़ दूंगा. तो डिबेंचर का क्वेश्चन और एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ग्रुप पे दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन ग्रुप पे भेजूंगा. अच्छा, रिक्वायर्ड तो लिख लो, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. बरोबर है? थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय. अरे ये मत बंद कर, ये लिख लेते.